और इसलिए मैं सबसे पहले दंड विधि शास्त्र का जो प्रावधान है उस पर ही जाना चाहता हूं। आज जो विषय है वो निजी प्रतीक्षा का अधिकार और हित और दंड संबंधी जो प्रावधान है, और सीधे मैं दंड विधि शास्त्र से संबंधित जो प्रावधान है उस पर जाता हूं ताकि वो थोड़ा कनेक्ट हो जाए उससे। हम लोग जानते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं तो वो काम जानबूझकर हो सकता है, कोई अपराध करते हैं तो जानबूझकर भी हो सकता है और कई बार वो अनजाने में भी हो सकता है। जब वो अनजाने में होता है, जब हम जानबूझकर नहीं करते पर हमारे ऊपर कोई विधिक ड्यूटी होती है और उसका लैप्स हो जाता है तो उसको हम नेग्लिजेंस कहते हैं, उपेक्षा कहते हैं। उपेक्षा का सबसे सरल उदाहरण है जो हम जब गाड़ी चलाते हैं 60 की स्पीड कहीं कहीं हम 80 की स्पीड से गाड़ी चला दिए, हमने ध्यान नहीं दिया, सामने से एक बच्चा आ रहा है, उसको रोकने का पूरा प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन उस प्रयास के बाद भी ब्रेक लगाते लगाते भी चोट लग गई और बच्चे की मृत्यु हो गई। यह हो गया नेग्लिजेंटली काउजिंग डेथ। डॉक्टर है, ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करते हुए गलती से रुई अंदर छूट गई और उसके कारण इंफेक्शन हो गया और व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यह हो गया नेग्लिजेंटली काउजिंग डेथ। ये सभी मामले अभी वर्तमान में आईपीसी में 304 कैपिटल ए में आते हैं, 304 कॉ में ये मामले आते हैं। इन मामलों में अभी पहला तत्व तो है कि मृत्यु होनी चाहिए, दूसरा रैश या नेग्लिजेंट होना चाहिए। रैश का मतलब हो गया कि हम ध्यान नहीं देते हैं, हम सोचते हैं अरे ऐसी कोई बात नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होता, ऐसा टाइप का। नेग्लिजेंट का मतलब हो गया कि हमारे ऊपर ड्यूटी है लेकिन हमने उस ड्यूटी को ऑब्जर्व नहीं किया। ऐसा करते हुए जब मृत्यु हो जाती है तो ये मामले 304 कॉ में आते हैं। इन मामलों के लिए वर्तमान में सजा है अधिकतम 2 साल, और ये मामले जो 304 कॉ में आते हैं, ये जो मामले हैं ये अभी बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल ऑफेंस का मतलब सीआरपीसी की 436 धारा के अनुसार ये जो ऑफेंस है इसमें बेल पाना हमारा राइट है। तो मान लीजिए कि कोई शराब पी के गाड़ी चला रहा है और 3, 4, 5 लोगों को उसने कुचल दिया, उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे मामलों में जब भी मामला 304 कॉ में दर्ज होता है तुरंत ही बेल मिल जाती है उसे। तो ये बहुत दिन से ये अजीब सा प्रावधान चल रहा था, इसे बदलने की बहुत जरूरत थी और इसलिए धारा 106 में बदलाव कर दिया गया। धारा 106 अब नेग्लिजेंटली काउजिंग डेथ का प्रावधान है नए भारतीय न्याय संहिता में। यह मैं कहूंगा कि बहुत ही रिवोल्यूशनरी, गेम चेंजर प्रोविजन है, बहुत ही जिम्मेदार बनाने वाला प्रोविजन है। अभी हरिशंकर जी कह रहे थे कि एक जिम्मेदारी का भावना तो होनी ही चाहिए, जो एक्यूज्ड है उससे गलती हो गई है, ऑफेंडर उससे गलती हो गई है तो जिम्मेदारी का भाव उसमें आना चाहिए। तो यहां भी जिम्मेदारी का भाव लाने का प्रयास संसद ने धारा 106 के माध्यम से किया गया है, जो धारा 304 कॉ को रिप्लेस करेगा। लेकिन इस धारा के कारण, धारा के जब ये कानून प्रस्ताव जब कानून बना तो इस धारा को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन हो गए। हमारे जो ट्रक ड्राइवर बंधु हैं उन्होंने बहुत आंदोलन किया और उसके कारण अभी वर्तमान स्थिति यह है कि सरकार ने 106 के जो प्रावधान है उसको लागू करने से, 106(2) के जो प्रावधान है उसको लागू करने से रोक दिया है। अब हम जानते हैं कि प्रावधान अब क्या करता है। पहले तो 2 साल की सजा थी, अब सामान्य रूप से इसमें सजा बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। नेग्लिजेंटली काउजिंग डेथ में सजा अब 5 साल तक होगी, पहले 2 साल तक होती थी। बांग्लादेश ने यह सजा 1982 में ही बदल दी थी, आज से 40 साल पहले। हमको देखिए 40 साल का समय लगा इस सजा को 2 साल से बढ़ाकर 5 साल करने में। दूसरा बदलाव यह हुआ है कि यदि डॉक्टर से ऐसी गलती होती है तो उसके लिए अभी भी सजा 2 साल ही है। तो ठीक है, डॉक्टर एक स्पेशल क्लास है और अगर उससे कोई गलती होती है उसके लिए 2 साल की सजा की गई है तो वो भी ठीक ही है। तो आप देख सकते हैं दंड की जो प्रावधान है, दंड जो विधि शास्त्र जो अभी प्रोफेसर हरिशंकर राय साहब बता रहे थे कि दंड वेरी करता है, व्यक्ति से वेरी करता है, तो डॉक्टर के लिए दंड कम है। सामान्य रूप से अगर हम नेग्लिजेंटली काउजिंग डेथ करते हैं तो 5 साल है। पर अब हम उस पर प्रावधान पे आते हैं जो प्रावधान बहुत विवाद में है, और वो प्रावधान है 106 का 2। 106 ये 1 लिखा है गलती से, इसे 2 पढ़े आप। 106(2) सही है, 106 का 2। 106(2) में
लिखा है whoever causes death of any person by rash or negligent vehicle not amounted to homicide escapes वह व्यक्ति escape कर जाता है। जैसे गाड़ी चला रहा है व्यक्ति, हम गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड ज्यादा है, 80 है, 100 है, ट्रक वाले गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी और गाड़ी चला रहा है, टू व्हीलर भी हो सकती है, गाड़ी चला रहा है, वह एक्सीडेंट हो जाता है, रैश और नेग्लिजेंस तरीके से व्हीकल चलाते हुए एक्सीडेंट हो जाता है उससे, और किसी की डेथ हो जाती है और वो एस्केप कर जाता है, भाग जाता है, भागता है विदाउट रिपोर्टिंग टू ए पुलिस ऑफिसर। रिपोर्टिंग वर्ड को अंडरलाइन करें आप। पुलिस अधिकारी को या किसी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना वह भाग जाता है, तो ऐसे मामले में उसकी अधिकतम सजा 5 नहीं होगी, बल्कि अधिकतम सजा उसकी 10 होगी। अधिकतम सजा 10 साल होने का मतलब है उसे 2 साल भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है। दूसरा क्या हुआ है, यदि आप ऐसा करते हैं, मतलब एक्सीडेंट होता है, आप इसको रिपोर्ट नहीं करते और बिना रिपोर्ट किए पुलिस को भाग जाते हैं, तो अब ये ऑफेंस नॉन बेलेबल है। अर्थात आपको अब जो है कोर्ट से ही बेल मिलेगी, पुलिस थाने में धारा 436 के अंतर्गत बेल इज ए राइट वह बात नहीं रहेगी। ये सही भी है भाई, हमने गाड़ी चलाई, गैर जिम्मेदार तरीके से गाड़ी चलाई, ये पहली गैर जिम्मेदारी, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, दूसरे का राइट टू लाइफ खत्म हो गया, उसके बाद हम रुके भी नहीं, ये तीसरी गलती, और चौथा हमने पुलिस को भी रिपोर्ट नहीं किया, ये 4 बातें, और 5वां चूंकि आपने पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया तो जिस व्यक्ति को चोट लगी है उसका ब्लड बह गया और कुछ ब्लड बहने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जिम्मेदारी की भावना थी और इसलिए ऐसे मामलों में इसे नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया गया है। तो बहुत ही अच्छा किया गया है, क्योंकि इससे थोड़ा सा डिटरेंस भी बढ़ेगा, वरना अभी तक ये सोचते थे कि चलो भाई पुलिस थाने से बेल तो मिल ही जाएगी। अब ये समझना जरूरी है कि इस प्रावधान को लाया क्यों गया है। इस प्रावधान को लाया इसलिए गया है क्योंकि हमारे देश में लगभग 10 लाख लोग सड़क दुर्घटना के शिकार होकर गंभीर रूप से या तो घायल हो जाते हैं, लाइफ चेंजिंग इंजरी हो जाती है, या उनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी संख्या 10 लाख है। जो सामान्य रूप से घायल होते हैं, हाथ टूट गया ठीक हो गया, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, उनकी संख्या तो और भी बड़ी होगी। ऐसे लोग 10 लाख जिनकी लाइफ चेंजिंग इंजरी होती है, पैर कट गया, हाथ ऐसा हो गया कि अब ठीक नहीं हो सकता, आंखें फूट गई, अब ऐसी स्थिति हो गई काम करने लायक नहीं रहे, या उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे लोगों की संख्या 10 लाख है एक साल में। आप सोचिए, तो ऐसे लोगों को बचाने के लिए एक्सपर्ट का यह कहना है कि यदि चोट लगने के 1 घंटे के अंदर उनको मेडिकल अटेंशन मिल जाए, उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया जाए, उन्हें डॉक्टर मिल जाए, उनको फर्स्ट एड मिल जाए, तो आधे लोगों की जान या तो बचाई जा सकती है, या जो गंभीर चोट है वो सामान्य चोट में बदल जा सकती है। आधे लोग, लगभग 5 लाख लोग हैं जिनकी जान या तो बचाई जा सकती है, या उनकी जो गंभीर चोट है वो सामान्य चोट में परिणत हो सकती है, यानी वो अपना जीवन फिर ठीक से बाद में व्यतीत कर सकते हैं। अब देखिए कितना बड़ा इसको हम कहते हैं, इस 1 घंटे को गोल्डन आवर रूल भी कहते हैं। गोल्डन आवर रूल का मतलब चोट लगने के 1 घंटे के अंदर उसे मेडिकल अटेंशन मिल जाए। अब अगर एक्सीडेंट हो गया है तो सबसे पहले यह जानकारी आमतौर पर गाड़ी वाले को लगती है। गाड़ी वाले की ड्यूटी बनती है कि वह इस बारे में पुलिस को रिपोर्ट करे, ताकि मेडिकल अटेंशन हो। क्योंकि जैसे आप पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, ऐसे मामलों में पुलिस पहला सवाल ये करती है क्या आपको एम्बुलेंस चाहिए, और एम्बुलेंस जो है पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहां एक बात समझना है, एक दूसरा कंफ्यूजन ये है ट्रक ड्राइवर्स में कि भाई अगर एक्सीडेंट हो गया है तो क्या हम वहां रुकेंगे, और रुकेंगे तो फिर लोग तो हमें मार डालेंगे, हमारे ट्रक में आग लगा देंगे। अब प्रावधान को ध्यान से पढ़िए। प्रावधान कहता है एस्केप्स विदाउट रिपोर्टिंग। पार्लियामेंट जानती है कि आप एस्केप कर सकते हैं, और आपकी एस्केप को नहीं रोक रही है। क्या चीज को रोक रही है? रिपोर्टिंग को रोक रही है। रिपोर्टिंग का मतलब यह नहीं है कि वहां रुक करके रिपोर्ट करना है। रिपोर्टिंग का यह मतलब नहीं है पुलिस थाने में जाकर सरेंडर करना है, नहीं। आप गाड़ी चलाते हुए भी 100 नंबर डायल कर सकते हैं, 112 नंबर डायल कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर को,
या मजिस्ट्रेट साहब का नंबर है, पुलिस का नंबर सबके पास होता है, कोई मजिस्ट्रेट के बारे में जानते हैं तो उन मजिस्ट्रेट का आप केवल इंफॉर्मेशन देना है, आपको वहां रुकने की कोई जरूरत नहीं है। पर हमारे जो ट्रक ड्राइवर बंधु हैं उनको ये भ्रम हो गया कि हमें यहाँ रुकना पड़ेगा और रुकेंगे तो जनता हमें मारेगी, हमारी संपत्ति में जो है आग लगा देगी, या हमें पुलिस थाने में तत्काल जाना पड़ेगा, फिर पुलिस जो है हमारे साथ बुरा बर्ताव करेगी, हमसे घूस लेगी, हमको परेशान करेगी, हमें जेल में डाल देगी। सारी बातें गलत है। क्यों गलत है? जैसे ही आप पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, पहले तो आपको रिपोर्ट करना है, पुलिस थाने में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इन केस कि आप पुलिस थाने में जाते भी हैं, ये ऑफेंस अपने आप बेलेबल ऑफेंस हो जाता है, तो पुलिस आपको जेल में बंद नहीं कर सकती, क्योंकि एक बेलेबल ऑफेंस है। आपने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया है, नहीं रिपोर्ट करेंगे तभी नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, वहां अभी आपका राइट टू बेल है, ये ध्यान रखना है। और तीसरा कंफ्यूजन, अगला कंफ्यूजन क्या हो गया है कि 6 लाख 7 लाख 5 लाख रुपया फाइन देना होगा। यह बात भी अपने आप में सही नहीं है, क्योंकि देखिए कहीं नहीं लिखा है कि फाइन कितना देना है, इसके कारण भी कंफ्यूजन हो गया है। तो ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान वास्तव में विश्व का शायद ही कोई ऐसा डेवलप्ड कंट्री हो जहां ये प्रावधान नहीं है। अमेरिका की 40 करोड़ की जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है। आप सोचिए, अमेरिका की जनसंख्या में वहां जो है शायद हर राज्य में ये प्रावधान है कि आपको ना केवल रुकना है बल्कि आपको डॉक्टर को भी इन्फॉर्म करना है, और उसके लिए मिनिमम सजा 2 साल तक की बनाई गई है। हमारे लिए तो कोई भी मिनिमम सजा नहीं है। तो अब ये समझना है कि इसमें जो सजा है वो 10 साल तक है। फाइन जो है वो मजिस्ट्रेट कुछ भी फाइन दे सकता है, वो 50,000, 10,000, 20,000 कुछ भी हो सकते हैं, वो 7 लाख नहीं है एसेंशियल फाइन। ड्राइवर को रिपोर्ट करना है, ड्राइवर को सरेंडर नहीं करना है, ड्राइवर को रिपोर्ट करना है, ड्राइवर को वहां रुकने की जरूरत नहीं है, और पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती अनावश्यक, क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है। इस बात को समझने की जरूरत है। ये बात छोड़ करके मैं आगे बढ़ता हूं। जो एक और हिस्सा बच गया है छोटा सा, वो हिस्सा है कि प्राइवेट डिफेंस को लेकर क्या बात कही गई है। भारतीय न्याय संहिता में 2023 में अध्याय 3 में आ गया है, आईपीसी में यह अध्याय 4 में है। आईपीसी में 76 से 95 एक ग्रुप है, 96 से 106 दूसरा ग्रुप है। ये इसी तरह का ग्रुप बना हुआ है 14 से 33 और 34 से 44। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो केवल धारा की संख्या बदलनी है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए यह कह देना कि चूंकि जो है कानून आ रहा है तो अब बहुत केओस हो जाएगा, लोग जानते नहीं है, केवल नंबर में चेंज हुआ है, और नंबर में चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि ये टेस्टेड है, टाइम टेस्टेड है, इसमें बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी है। एक बहुत छोटा सा माइन्यूट परिवर्तन किया गया है प्राइवेट डिफेंस में, वह है धारा 89 जो थी, धारा 89 में इंसेन पर्सन का शब्द का इस्तेमाल ऊपर जो किया गया था, की जो सेंटेंस उसमें किया गया था, जो हेड नोट था उसमें किया गया था इंसेन पर्सन को बदल करके पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड किया गया है। लेकिन मेन टेक्स्ट में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि मेन टेक्स्ट में ऑलरेडी अनसाउंड माइंड वर्ड है यूज हुआ है। तो ये एक माइनर चेंज है, बाकी कोई मेजर चेंज नहीं है। लेकिन जो मेजर दिक्कत हो सकती है उसकी ओर मैं आपका ध्यान अभी आकृष्ट करूंगा। आइए देखिए, भारतीय दंड संहिता 97 क्या कहती है कि प्राइवेट डिफेंस जो है वो किसी व्यक्ति का मृत्यु कारित करने तक कब है, और मृत्यु कारित करने तक जो प्राइवेट डिफेंस हमें कब कब प्राप्त है। और कहा गया है कि प्राइवेट डिफेंस हमें प्राप्त है अपने बॉडी, दूसरे की बॉडी की रक्षा करने के लिए, कोई भी ऐसे अपराध के लिए जो ह्यूमन बॉडी के को इफेक्ट करते हैं, ऑफेंस अगेंस्ट अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, इसके बारे में हमें प्राइवेट डिफेंस प्राप्त है। यही प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में किया गया है। लेकिन यही कैच है, ध्यान रखना है मित्रों, यही बहुत बड़ा कैच है जो शायद पार्लियामेंट ने मिस कर दिया, शायद कमिटी ने इस बात को मिस कर दिया है। वो कैसे होगा उसको हमको विचार करना होगा। अभी क्या है, भारतीय दंड संहिता में ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी के खिलाफ हमें प्राइवेट डिफेंस मिला हुआ है, यही प्राइवेट डिफेंस का हमें मिला हुआ है भारतीय न्याय संहिता में। पर आप देखिए दिक्कत क्या हो रही है। ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी ये 299 से लेकर 377 तक है अभी आईपीसी में। इसमें ऑफेंसेस अगेंस्ट लाइफ है 299 टू 311, of the causing miscarriage, injuries to unborn child, exposure to infant, concealment of birth 31 to 318 है। हार्ट के बारे में जो प्रावधान है 319 टू 338 है। इस सब के संबंध में प्राइवेट डिफेंस हमें प्राप्त है किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने तक। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है 339 ऑनवर्ड है। क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट है 349 358 अभी वर्तमान में प्रावधान है।
किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर, ये सब प्रावधान है जो ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी का पार्ट है। इसमें हमें प्राइवेट डिफेंस किसी की मृत्यु कायद करने तक है। सेक्सुअल ऑफेंसेस को मैंने बोल्ड किया हुआ है। सेक्सुअल ऑफेंसेस 375 से 377 के बीच में है। अब आइए देखते हैं भारतीय न्याय संहिता में क्या हुआ है। भारतीय न्याय संहिता में भी उसी प्रकार कहा गया है, ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी मैंने चर्चा किया था कि अध्याय 6 में है, और इसमें ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन लाइफ 100 से 113 तक है। लेकिन कॉजिंग मिसकैरेज, एक्सपोजर ऑफ इन्फेंट, कंसीलमेंट ऑफ बर्थ, ये ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी में नहीं आ रहा है। ये चला जा रहा है दूसरे अध्याय में जो ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन है। उसके बाद हर्ट है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, चलिए क्रिमिनल फोर्स है, किडनैपिंग भी है, पर सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में नहीं आ रहा है। ये चला गया ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन, ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन में चला गया है। पर हमारी जो भारतीय आप देख सकते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन और चाइल्ड चैप्टर 5 में है। लेकिन अब मैं वापस आपको लाता हूं, आप देखिए भारतीय न्याय संहिता में ऑफेंसेस अगेंस्ट अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी तो किया गया है, पर ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन इसमें कहीं नहीं है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या जो रेप के ऑफेंसेस हैं उसमें प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं मिलेगा? ये एक इंटरप्रिटेशन का पॉइंट हो गया है। पहले सर्टेनिटी थी, ये सुनिश्चितता थी, अब ये एक इंटरप्रिटेशन का पॉइंट हो गया है कि ये कैसे इंटरप्रेट करेंगे। क्या हम यही इंटरप्रेट कर देंगे कि ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में रेप भी आता है? ऑफ कोर्स आता है, लेकिन हमारा काम तो इसको और सर्टेन करना था। हमारा काम इसको जो है अनसर्टेन बनाना नहीं था। तो एक ये दिक्कत आ रही है जिसमें परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है। ये ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी और चाइल्ड में इतने सारे ऑफेंसेस हैं जिसके संबंध में अभी जो है फिलहाल कोई जो है फिलहाल प्रावधान नहीं है। यदि हम कहें कि ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी केवल वो कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर वगैरह के प्रोविजन है। दूसरी दिक्कत क्या हुई है, पहले ऑफेंसेस अगेंस्ट जो मैरिज थे उसके संबंध में हमें प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं प्राप्त था, क्योंकि वो ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी नहीं था, और ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज जो है वो अलग से एक चैप्टर था। अब क्या हुआ है कि ऑफेंसेस अगेंस्ट जो मैरिज है वो भी ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन में डाल दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो मैरिंग ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, ये हो गया बाइगेमी, इसके अगेंस्ट भी हमें प्राइवेट डिफेंस का अधिकार मिलना चाहिए। यदि हम ये इंटरप्रेट करते हैं कि ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन ऑटोमेटिकली ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में आता है, यदि हम ये इंटरप्रेट करें तो देखिए दिक्कत क्या आ रही है कि ये प्रावधान भी ऑटोमेटिक चले जाएंगे प्राइवेट डिफेंस में, जिसके लिए प्राइवेट डिफेंस पहले हमें नहीं प्राप्त था। तो ये मैं दिखा रहा था कि पार्लियामेंट से कहीं थोड़ी चूक हो गई है, अन्यथा ये प्रावधान बहुत अच्छे हैं, सारे ग्रुपिंग की गई है इस संबंध में, और इसके लिए संसद की बुरी बुरी प्रशंसा करने की आवश्यकता है। चूंकि समय हो गया है काफी, बहुत सी बातें बोली जा सकती है, मैं इस पर चर्चा अब ज्यादा नहीं करना चाहता। 377 के संबंध में एक छोटी सी बात रखना चाहता था। धारा जो 377 है वो अब कोई ऑफेंस नहीं रहा। अब उसमें दिक्कत यह है कि यदि होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप में कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, क्योंकि 18 साल से कम होगा तो पॉक्सो में आ जाएगा, जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है वह जो व्यक्ति है उसके खिलाफ कोई और दो व्यक्ति है, पुरुष है, वो जबरदस्ती उसके खिलाफ जो है होमोसेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहता है, वह व्यक्ति कहाँ उसे बचाव है? उसे कोई ऑफेंस अब नहीं रहा, वो कहाँ जाएगा? मुझे लग रहा है कि ये भी थोड़ी चूक हो गई है संसद से। अब अगर जल्दी से इसमें कोई सुधार नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो 375 में ही इस चीज को रीड इनटू कर लेगी। कुछ लोगों का कहना है कि ग्रीवियस हर्ट में आएगा, लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा, ग्रीवियस हर्ट के आखिरी क्लॉज में ये एक अनसर्टेन बात होती है। सर्टेन चीज को हमने अनसर्टेन बना दिया है, इस बात को विद्वानों को ध्यान रखना पड़ेगा और संसद को जो है इसको देखना पड़ेगा कि कैसे ठीक हो। तो बस इसी के साथ, चूंकि आज समय ज्यादा हो गया है, बहुत सारी बातें कहनी है। कंक्लूजन में मैं ये कहूंगा कि प्राइवेट डिफेंस के मामलों में बहुत मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ना तो पुलिस अधिकारी को, ना ही अध्यापकों को, ना ही विद्यार्थियों को। केवल सेक्शंस के नंबर बदले हैं, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन प्राइवेट डिफेंस के मामले में मटेरियल प्रॉब्लम आएगी, प्रैक्टिकली मटेरियल प्रॉब्लम आएगी। रेप के मामले और सब मामलों में ये पहले हम आर्गुमेंट नहीं कर सकते थे कि बचाव है कि नहीं, अब हमें आर्गुमेंट करके बताना होगा कि बचाव है। कोर्ट को इंटरप्रेट करना होगा कि ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी में ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन भी शामिल है। लेकिन अगर वो ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी भी शामिल है तो क्या ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज भी उसमें शामिल होगा?
ये एक नई दिक्कत आएगी। हिट एंड रन के मामलों में बहुत ही रिवोल्यूशनरी चेंजेस हुए हैं, लेकिन खेद का विषय है कि उसको हम लागू नहीं कर रहे हैं। अन्यथा 1 जुलाई के बाद से जो व्यक्ति धक्का मारकर भाग करके लोगों को मरता हुआ छोड़ कर चला जाता था, वो जो बोलता था कि इफ आई हैव टू एस्केप द सीन, बट इफ यू एस्केप द सीन देन समबडी एस्केप्स द वर्ल्ड, समबडी एस्केप्स द फैमिली। इस बात को सोचना चाहिए। आप राइट टू लाइफ बचाने के लिए दूसरे की राइट टू लाइफ से खेल नहीं सकते। आपको इतना ही करना है कि पुलिस को बताना है, डॉक्टरों को भी नहीं बताना है। इसलिए हिट एंड रन केसेस को मैं अनुरोध करूंगा सरकार से, उसको अविलंब लागू करें, क्योंकि अगर वो सोचते रहेंगे कि हमारे ऊपर दबाव पड़ेगा, तो ये दबाव तो हमेशा पड़ता रहेगा। और ये रिवोल्यूशनरी प्रोविजन है और बहुत बड़ी संख्या में 10 लाख लोगों की दिक्कत होती है, उसको रोका जा सकता है। अमेंडमेंट बहुत मस्ट हो गया है। मैं कहूंगा इन्फोर्समेंट के पहले भी अमेंडमेंट करना कुछ प्रावधानों में जरूरी है। 377 के प्रावधान जैसे हो गए, जैसे कि ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन का जो प्रावधान है, उसको प्राइवेट डिफेंस में लाने के संबंध में जो प्रावधान है। और इसलिए अगर ऐसा नहीं किया गया तो लिटिगेशन जो है शुरुआत के दौर में इनिशियली इंक्रीज करेगा। यही 5 मेरा फिलहाल कंक्लूजन है। पुनः धन्यवाद देता हूं और अनुरोध करूंगा कि आगे भी इस तरह की श्रृंखला हर महीने एक आध होती रहे। और पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं। जो भी प्रश्न है, समय तो 10 मिनट 11 मिनट ज्यादा हो गया है, पर विद्यार्थियों का, अध्यापकों का, शोधकर्ताओं का, अन्य भी व्यक्ति जो जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता बंधु हैं, कोई भी और व्यक्ति है इंटेलेक्चुअल वर्ग से या अन्य जो लोग हैं, उनके प्रश्नों का स्वागत है। धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने एक बहुत ही सही बात कही कि रिफॉर्म्स का जो एक एम होता है, जो उनका एक जो लक्ष्य होता है, वो अनसर्टेन वर्ल्ड से सर्टेन वर्ल्ड में लेकर के जाना होता है, ना कि इसका उल्टा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम स्टार्टिंग में जो है हो सकता है हमें फेस करनी पड़े या जनता को फेस करनी पड़े जब इसका जो है एनफोर्समेंट स्टार्ट हो। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मुझे लगता है हम 2 से 3 सवाल छोटे छोटे और क्रिस्प ले सकते हैं। अगर आप में से किसी के भी कोई भी सवाल है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, एंड देन हम उसको रिकॉग्नाइज करके आपसे आपके सवाल जानने की कोशिश कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। एम आई ऑडिबल? हाँ जी, बताइए। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले मैं प्रोफेसर अनुराग जी सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ और आप सभी शिक्षकों को भी बहुत बहुत बधाई कि आप इस कार्यक्रम की शुरुआत किए। सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि पहले आईपीसी में प्रीएम्बल जो था उसमें कंसोलिडेट टर्म यूज नहीं किया गया था, अब बीएनएस में कंसोलिडेट यूज किया गया है, तो इस पर प्रकाश डालेंगे तो सही रहेगा सर। जी ठीक है, हम 2 और सवाल ले सकते हैं, फिर एक साथ उन सबके जवाब हम अपने स्पीकर से ले सकते हैं। यस सर, प्रसाद सर प्लीज। First of all, thank you so much for arranging such a informative session. It is much required for all the law students, and it is going to be very helpful, not only for the students, but I think for the society as we are going for the transformation. One thing I just wanted to know, and it's just a point to ponder at this point of time. See, in many of the times, the legislation is made and then they are interpreted by the court. And that interpretation by the court itself become a source of knowledge. Now, IPC sections have been debated, deliberated by the courts for so long time, and each word, each comma, maybe each provision, everything has been made crystal clear. Now with the languages is changing and there will be so many new words might be coming, what will happen to that, what we say the doctrine of res judicata, how that will be useful now, because it is entirely new context, new words, new sentence constructions maybe. That wealth of knowledge, how that can be useful in the new BNS. Okay sir, we can take one more question and then we can Okay. मैं एक जो है डाउट है, एक शंका है जो मैं रखना चाह रहा हूँ। मैं अशोक कुमार शर्मा, लॉ डिपार्टमेंट से, मेरठ कॉलेज से। अनुराग सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, बात तो अच्छी है, बहुत बड़े अच्छे प्रोविजन है और जो हिट एंड रन वाले केसेस हैं ये बहुत बढ़ भी रहे हैं हमारे लिए एज सोसाइटी, एक समाज के रूप में ये काफी मुश्किल टैकल करना और कड़े प्रावधान इसमें आने चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो प्रैक्टिकल अप्रोच है हमारी पुलिस की,
पुलिस रिफॉर्म जब तक नहीं होता तब तक हम अगर बेलेबल नॉन बेलेबल का एक डाउट क्रिएट करते हैं तो ये देखा है। आवाज आ रही है क्या? अशोक जी की आवाज आ रही है आप लोग तक? नहीं, उनकी आवाज बीच में चली गई है। ठीक है, वो जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो हम उनका सवाल सर ले लेंगे। अभी हमारे पास ये 2 सवाल हैं, एक जो वर्ड जो कंसोलिडेशन है उसके ऊपर है, दूसरा I have a question. Can I ask? so like can we take after this like अगर हमारे पास टाइम बचता है। ठीक है सर। जी जी जी, यस सर। हाँ, तो ये क्या है, पहला सवाल तो मैं बहुत समझ नहीं पाया क्या है, अगर आप एलाबोरेट कर सकें। लेकिन जो प्रसाद साहब का सवाल है वो रेस जुडिकेटा को लेकर है। पहले तो जो वेल्थ है, जो पिछली जो वेल्थ है आईपीसी की, सीआरपीसी की, एविडेंस की, क्या उसका यूज रहेगा? 100% यूज रहेगा, क्योंकि वहां जो सिद्धांत आए हैं वह सिद्धांत उसी प्रकार लागू इसलिए होंगे क्योंकि कई मामलों में तो कानूनों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे अभी हमने देखा कि प्राइवेट डिफेंस में जो भी सिद्धांत लागू होंगे, हुए हैं अब तक, जो भी सिद्धांत बनाए गए हैं वो सिद्धांत उसी प्रकार से लागू होंगे जैसे कि पहले लागू होते थे, वो केवल इन धाराओं में ऐसे ही लागू हो जाएंगे। इसलिए उसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जहां कानून, जो कानून, नए कानून, जैसे अब मर्डर के ऑफेंसेज है उसमें जो भी सिद्धांत आए हैं वो सिद्धांत उसी प्रकार लागू होंगे। पनिशमेंट के लेवल पर ले लीजिए, पनिशमेंट पे लेवल पर जो डेथ पनिशमेंट देना है उसमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का प्रिंसिपल पहले भी लागू था, वो लागू रहेगा, आगे चलता रहेगा। इसी प्रकार मेंसरिया का जो प्रिंसिपल है वो पहले भी लागू होता था, अभी भी लागू होता रहेगा। इसलिए पुरानी जो चीजें हैं वो एक वेल्थ के रूप में हम उसको कैरी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कुछ बदलाव हुए हैं और कुछ बदलाव अच्छे हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर धारा 303 आईपीसी को देखिए, मीठू सिंह के मामले में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। अब उसे जो आर्बिट्रीनेस उसमें था, उसमें कि केवल एक ही पनिशमेंट था, उसको 2 पनिशमेंट बना दिया गया है, लाइफ इंप्रिजनमेंट और दंड दोनों डाल दिया गया है। तो इस प्रकार ये वेल्थ तो जारी रहेगा। एक तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा रेस जुडिकेटा को लेके है, मैं बहुत क्लियर नहीं हूं, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि शायद ये कंफ्यूजन कुछ लोगों को ये हो सकता है, मतलब कि क्या दोनों कानून लागू रहेंगे? उत्तर है हाँ, दोनों कानून लागू रहेंगे। जो भी अपराध 30 जून की रात के 12 बजे के पहले तक होंगे उस सभी में पुरानी आईपीसी लागू रहेगी और आईपीसी में ही मुकदमे दर्ज होंगे और वही आईपीसी का मामला चलता रहेगा और उसी में फिर ट्रायल कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट से मामला चलता रहे, डिसाइड होगा। इसलिए आज से 20 साल बाद भी अगर आप सुने कि सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने 302 में किसी व्यक्ति को लाइफ इंप्रिजनमेंट 302 में दिया है तो हमें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मर्डर का ऑफेंस तो अब धारा 101 में आ गया है। लेकिन 302 में भी सजा होगी, क्योंकि ये सारे मामले 30 जून 2024 के पहले के हैं। तो इस प्रकार ये पुराने मामले चलते रहेंगे। नए मामले 1 जुलाई रात के 12 बजे से जो है, जो भी अपराध होंगे वैसे उन सभी मामलों में नया कानून लागू होगा। इसका मतलब हुआ एक थाने में क्या दोनों आईपीसी और बीएनएस दोनों पे कार्रवाई चलती रहेगी? दोनों पे कार्रवाई चलेगी। क्या एक कोर्ट में दोनों पे कार्रवाई चलेगी? यस, दोनों पे कार्रवाई चलेगी। क्या एक ही पुलिस जो है दोनों पे कार्रवाई करती रहेगी? बिल्कुल करती रहेगी दोनों पे कार्रवाई, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद धीरे धीरे आईपीसी के केसेस खत्म हो जाए, वो केसेस करते हुए। आप ध्यान करिए, टाडा जो है 97 में खत्म हो गया, लेकिन 2024 तक टाडा के मामलों में कन्विक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो मामले 97 के पहले दर्ज हुए थे। तो एक तो ये पॉइंट है कि ये कानून इस तरह से चलता रहेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई घटना 29 जून को हुई और एफआईआर दर्ज करने के लिए व्यक्ति 4 जुलाई को पहुंचा, तब क्या होगा? तो ऐसे मामलों में घटना जब घटी है उससे चीजें रेगुलेट होंगी। अगर घटना पहले घटी है तो आईपीसी में दर्ज होगा मामला, अगर बाद में घटी है तो बाद का दर्ज होगा। यदि एक ही तरह की घटना है, एक ही सीरीज में घटना है, कुछ घटना पहले घटी है, कुछ घटना बाद में घटी है, तो जो घटना पहले घटी है वो आईपीसी में दर्ज होगी, जो घटना बाद में घटी है वो बीएनएस में दर्ज होगी। तो ये जो है प्रसाद साहब की अगर कोई सप्लीमेंट्री हो तो मुझे उसे एड्रेस करने में बहुत खुशी होगी। और ये प्रसन्नता की बात है कि प्रसाद साहब जैसे विद्वान लोग, इंटेलेक्चुअल लोग भी आज के डिस्कोर्स में जुड़े हुए हैं।
रुपेश चंद्र माधव का क्या सवाल था ये मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। विजय अगर आप बता सके तो अच्छा रहेगा जी। सर उनका कहना ये था कि जो आईपीसी था, आईपीसी के प्रियम्बल में कंसोलिडेट वर्ड नहीं यूज था कि टू कंसोलिडेट ये लॉज रिलेटिंग टू क्रिमिनल ऑफेंसेस, कुछ ऐसा करके, ऐसा वहां नहीं था, लेकिन वो भारतीय न्याय संहिता में उस शब्द को इस्तेमाल किया गया है। अच्छा उस पर, हाँ, उस पर आपका क्या कहना है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हरिशंकर जी आप ये सवाल लेंगे? हाँ, पर्पज वही है। उसके प्रियम्बल में अगर कंसोलिडेट नहीं था तब भी आईपीसी बनाया गया, तो वो कंसोलिडेट करके ही बनाया गया था। तो वो मेरे समझ से उनका ऑब्जर्वेशन है, इसमें क्या कंफ्यूजन है? दोनों अच्छा, चीजें वही है। कंसोलिडेट उस समय भी किया गया था जितने थे, और इस बार जो है एक्सप्रेसली वो टर्म जो है यूज कर लिया गया है। सही। और ये अपने प्रसाद साहब के सवाल के जवाब में कोई बात आप कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल रेस जुडिकेटा से वो उनका क्या पर्पस था? अगर ये था कि भाई किसी को एक बार दंड मिला है तो, या एक बार जो चीजें डिसाइड हो गई हैं दोबारा उस पे आएंगी, तो आपने सही बता दिया कि जो भी डॉक्ट्रिन्स हैं या जो भी सिद्धांत हैं वो बिल्कुल एज इट इज चलेंगे, उसमें कोई इशू ही नहीं है। क्योंकि जहां पे कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं, कोई नया क्राइम क्रिएट किया गया है, जैसे ये कंफ्यूजन ज्यादा होना है जो हमारे ऑर्गेनाइज क्राइम या टेररिज्म को लेके आएगा कि दो दो लेजिस्लेशन है, उसमें क्लियर किया गया है कि अथॉरिटीज को पावर दिया गया है कि वो दोनों में चूज कर लें कि कहाँ जाना है। तो शुरू में जहां पे इस तरह के कन्फ्रंटेशन है वो दिक्कत आ सकती है कि, लेकिन जैसा आपने कहा कि वो कोई खत्म नहीं होगा, वो अलग नहीं हो जाएगा। जो भी डॉक्ट्रिन्स हैं क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के, जो अब तक वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, आईपीसी में हम यूज करते थे, उसको यहाँ पे भी करते रहेंगे। नए जो डॉक्ट्रिन बनेंगे वो निसंदेह बनेंगे, और नए जो क्राइम क्रिएट हुए हैं उसके हिसाब से बनेंगे। तो इंटरप्रिटेशन खुला रहेगा, और जो लुमिनरीज हैं, जो ऐसे ला के जानने वाले हैं, वकील हैं, जजेस हैं, वो काम अपना जारी रखेंगे। ये चीज कोई रुकने वाली तो है नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आप लेकिन प्रसाद साहब की सप्लीमेंट्री एक ले लीजिए और उसके बाद सौरभ साहब का प्रश्न ले लीजिए आप। ये सर प्रसाद सर, अगर आपको कुछ इस पे सप्लीमेंट्री है? No, I think it is quite well explained, and I think as we move forward, as Sir said, when the knowledgeable people and the court and judges will recite over these points, then we'll see a lot of wealth coming forward. There will be some point of confrontation in between, but I think that will be at the point as it comes. At that time, it will be judged upon or explained. So maybe we can wait and watch. Okay, sir. Thank you very much. Saurabh ji, Saurabh. Am I audible, sir? Yes, Yes. Very well. My question is to Professor Anuragit, sir. Sir, it's a very juvenile doubt. Still, I want to clear my confusion. Sir, if a person is tried and convicted under IPC 1860 for an act, for an offence, और नए वाले एक्ट में for the same offence lesser punishment है, तो can he approach the court taking the benefit of the new law, firstly? And second question is, substantive law cannot be applied retrospectively. However, procedure law may be applied. So, sir, जो नया BNSS है, क्या वो 1860 IPC में जो ऑफेंसेस दर्ज हुए हैं उसमें भी अप्लाई कर सकता है प्रोसीजरल लॉ? हरिशंकर जी आप ही लेंगे? मेरे से तो पूछा गया, लेकिन अगर आप देना चाहे जवाब इसका। चलिए, देखिए, जो बेनिफिशियल प्रोविजन है, जैसे आपने कहा कि अगर पनिशमेंट नए न्याय संहिता में कम है तो निसंदेह जो है इसका बेनिफिट रेट्रोस्पेक्टिवली देने में कोई परेशानी नहीं है। और ऐसा पहले भी हुआ है कि कई जगह जो है हमने देखा कि जहाँ पे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के अंतर्गत ऐसे केसेस हैं कि नोटिफाई नहीं किया गया था, और उन केसेस में भी जज ने जो है वो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का बेनिफिट दिया, क्योंकि वो बेनिफिशियल यूज था। लाइबिलिटी अगर इम्पोज करनी है, पनिशमेंट हाइक किया गया है, तो वो तो उन पे नहीं इम्पोज किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसे केसेज आते हैं जो आईपीसी के अंतर्गत कन्विक्टेड हैं और उनको सेंटेंसिंग हुई है,
और वो अपील में जाते हैं, कोर्ट को अगर अप्रोप्रिएट लगता है, जैसे कहा कि पनिशमेंट का मतलब जो रिफॉर्मेटिव या प्रोग्रेसिव जो पनिशमेंट के तरीके लाए गए हैं, तो कोर्ट उसका बेनिफिट उन्हें दे सकती है, निसंदेह, इस पे कोई रोक नहीं है, लेकिन एज ए राइट नहीं क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, जो Okay, sir. पहले के अनुभव हैं बेनिफिशियल प्रोविजंस के लिए वो मिलते रहते हैं, तो वो वहां पे मिल सकते हैं अगर कोर्ट को सुटेबल लगेगा तो। Okay, sir. जी जी, तो मैं इसमें यही ऐड करूंगा कि जो बात कही है राय साहब ने, वास्तव में वो अभी देखिए हम बात कर रहे थे कि क्या पुराने सिद्धांत लागू होंगे रहेंगे कि नहीं। ये एक पुराना सिद्धांत है कि जो अभियुक्त है उसको बेनिफिट देना चाहिए, उसके बारे में जो हमारा इंटरप्रिटेशन होगा वो उसके संबंध में बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन होगा, क्योंकि स्टेट इतना पावरफुल होता है कि उसके सामने अगर हम बराबर नहीं रख सकते। एक्यूज कमजोर है, इसलिए कमजोर को हमें कमजोर को बेनिफिट देना है, इसलिए अगर बेनिफिशियल प्रोविजन है तो उसका लाभ उसको मिलना चाहिए, ये एक पॉइंट है। और अगर दंड कम हुआ है तो कम दंड का लाभ उसको मिलना चाहिए, और मिलना ही चाहिए, उसमें जरूर मिलेगा, मुझे ऐसा विश्वास है, पहले भी ऐसा हुआ है। Okay, sir. और मैं आपको एक और दूसरा उदाहरण देता हूं जो सीआरपीसी से आ गया है। अभी 436 कैपिटल ए में प्रावधान क्या है कि ऐसे अभियुक्त जिन्होंने आधी सजा पूरी कर ली है, आधी सजा हो गई है और जेल में ही बंद है, जैसे मान लीजिए चोरी के लिए किसी व्यक्ति को जेल में बंद किया गया है, 3 साल तक अधिकतम सजा है उसकी 379 में, किसी कारण से उसको 1.5 साल तक बेल नहीं होती है, तो ऐसे मामले में 436 कैपिटल ए कहता है कि अब उसके पास, अब उसको हमको रिहा कर देना चाहिए, अब उसका कुछ हमको देखना नहीं है कुछ भी, अब उसको सामान्य तौर पर रिहा करना चाहिए उसे। 436 ए को अमेंड करके अब कर दिया गया है 1/3 तक, तो अब उसको आधी सजा नहीं जेल में बितानी है, अगर 1/3 तक सजा भी हो गई है तो उसको रिहा करने के लिए एक बार वो कोर्ट में अब जा सकता है। अब ये कितना रिवोल्यूशनरी प्रोविजन है देखिए। अब जो है इसकी बेनिफिट क्यों नहीं मिलनी चाहिए? कोई व्यक्ति जो Yes, sir. बीएनएस में आईपीसी में बंद है, मैं हमेशा कहूंगा इसकी बेनिफिट उनको मिलनी चाहिए, लेकिन क्या सभी सीआरपीसी के सभी प्रावधानों का हम जो है रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि सबका हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रावधान, जैसे मान लीजिए कि सीआरपीसी के कुछ प्रावधान है जो कह रहे हैं कि जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी विटनेस आ सकता है, उसको लागू होना चाहिए, वो तो अच्छी बात है। तो इस प्रकार हम लोग इसको इंटरप्रेट करेंगे। और सौरभ जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने, आपको धन्यवाद। कोई और सवाल हो उसमें सप्लीमेंट्री हो तो पूछ सकते हैं। Thank you so much. Nothing for the timing. Thank you so much, sir. So we have like only 2 minutes left before we like end the meeting. So I'll take this opportunity to thank our speakers, Professor Dr. Anuragdeep sir and Professor Dr. Harisankar Rai sir. And I'm also thankful to Professor Yudhvir Singh, that was not able to join due to his busy schedule, who is the principal of the Merit College, Merit, as well as the chief mentor of the Campus College of Law, Sri Karunakar Shukla ji. And I'm also thankful to IQAC coordinators of both the college, Professor Dr. Archana Singh and Dr. Seema Singh. And lastly, I'm thankful to Professor Anjali Mittal, who has coordinated all the affairs like on a very short notice. And last but not the least, like to all the participants who have participated, who have asked questions. And I think this has been a like good discussion and also good start for this series as well. So thank you. Good evening. Namaste. Thank you, everyone. Thank you, Recording ma'am. stopped. Thank you, everyone.